नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चुनाव नामांकन और चुनावी हलफनामा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चुनाव नामांकन: जब कोई व्यक्ति किसी चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में भाग लेना चाहता है, उसके लिए वह एक फॉर्म भरता है और आरओ के पास निर्धारित समय में जाकर फॉर्म जमा करता है। इसे ही नामांकन दाखिल करना कहते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लेना चाहता है, तो उसके लिए वह एक फॉर्म भरता है और फॉर्म भरकर जब आरओ के पास में जो जमा करता है, उसी प्रक्रिया को चुनाव नामांकन कहते हैं। चुनावी हलफनामा: चुनावी हलफनामा जब कोई व्यक्ति किसी बात की सत्यता को लेकर शपथ लेता है कि उसके द्वारा बताया गया या उसके द्वारा दिए गए जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है, वही हलफनामा कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर बोलता है, से अपने बारे में जब कोई जानकारी देता है, से मेरा उम्र ये है, मेरे द्वारा जो फॉर्म भरा जा रहा है वो फॉर्म बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है, और वो उस बात को लेकर शपथ लेता है कि हाँ, ये जितना भी बताए हैं वो सभी बात सही है, उसी को चुनावी हलफनामा कहते हैं। हलफनामा में निम्नलिखित विवरण रहता है, जैसे नाम, उम्र, शिक्षा, पेशा, राजनीतिक पार्टी, संपत्ति, देनदारियां, यानी कितना किसी को पैसा, अगर हो सकता है वो व्यक्ति किसी से पैसा लिया हो तो उसे कितना पैसा देना है, इसके बारे में भी चुनावी हलफनामा में बताना पड़ता है। अपराध रिकॉर्ड, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है ना, या उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, इसका भी जानकारी उसमें देना रहता है। और सोशल मीडिया हैंडल। गैजेट ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति द्वारा चुनाव का अधिसूचना जारी किया जाता है। दोस्तों, जब भी चुनाव होता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा गैजेट ऑफ इंडिया में ही अधिसूचना जारी किया जाता है, यानी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत, तालुक, आरओ ऑफिस आदि जगहों पर आरओ द्वारा नोटिस लगाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि इतना डेट से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा, तो उसके पश्चात में आरओ क्या करता है, ग्राम पंचायत, तालुक और जितना भी आरओ ऑफिस है, जितना भी जगह है, उस जगह पर नोटिस चिपका देता है, हाँ, इतना इतना डेट से इलेक्शन है और आपको नामांकन दाखिल करना है, तो आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केवल आरओ ही नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति द्वारा चुनाव का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, अधिसूचना जारी कर दिया जाता है, उसके बाद में आरओ का यह अधिकार होता है कि वह नोटिस जारी करे। किसी दूसरा व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है कि वह नोटिस जारी कर देगा, सर चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाला है। निर्धारित एआरओ नामांकन का जांच तब तक नहीं करेगा जब तक आरओ उसे लिखित रूप में नहीं देता। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पहला जो इस पोस्ट पर होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है आरओ का, जिसका फुल फॉर्म होता है रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके बाद आता है एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो जब तक आरओ उसे लिख कर नहीं देता कि आपको जो नामांकन है उसका जांच करना है, तब तक एआरओ उसका जांच नहीं करेगा। उम्मीदवार निर्धारित किसी भी दिन नामांकन फॉर्म भर सकता है, बस उस दिन सार्वजनिक छुट्टी नहीं हो। दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो एक डेट निर्धारित किया जाता है, से इस डेट से लेकर इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी उम्मीदवार है जो अगर नामांकन दाखिल करना चाहता है तो कभी भी जाकर नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन उस दिन सार्वजनिक छुट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी रहेगा तो उस दिन आरओ ऑफिस बंद रहेगा और आप उस दिन जाकर नामांकन नहीं कर सकते हैं। लोकसभा नामांकन के लिए फॉर्म 2A होता है और विधानसभा के लिए फॉर्म 2B होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब भी आपको लोकसभा के लिए अगर कोई चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 2A भरना होगा, और विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको उसके लिए 2B भरना होगा। नामांकन से जुड़े कुछ नियम: नामांकन से जुड़े कागजात आरओ या निर्धारित एआरओ के सामने ही पेश करना होता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब आप नामांकन करने जाते हैं तो उसके लिए जो जरूरी जो कागजात होता है, उसको सिर्फ आरओ या एआरओ के ही सामने पेश करना रहता है, किसी और व्यक्ति के सामने पेश नहीं करना रहता है। इसे पब्लिक नोटिस में दिए गए स्थान पर ही फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, जब नोटिफिकेशन जारी होता है, से नामांकन का इस प्रक्रिया जो है अब शुरू होने वाला है, नामांकन जो शुरू होने वाला है, तो उसके लिए एक स्थान का
चयन किया जाता है, से इस स्थान पर ही नामांकन होगा। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर वो चाहता है कि नामांकन करे तो उसको इसी स्थान पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जहां तहां जाकर वह फॉर्म भर देगा। उसे यदि नामांकन करना है तो वह निर्धारित स्थान पर ही जाएगा। जो नोटिफिकेशन में पहले से ही दिया रहता है, इस स्थान पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। नामांकन अवधि सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच का होता है। दोस्तों, नामांकन जब भी भरा जाता है तो सुबह के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही भरा जाता है। उसके बाद में यदि उससे पहले आप जाते हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा। नामांकन केवल उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक ही दाखिल कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति नामांकन करना चाहता है तो उसे खुद जाकर नामांकन करना पड़ेगा या उसका जो प्रस्तावक है उसे जाकर नामांकन करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जाकर नामांकन नहीं कर सकता है उसके बदले में। नामांकन से जुड़े कुछ और नियम है, जैसे नामांकन डाक से या किसी अन्य व्यक्ति से भेजकर नहीं किया जा सकता। नामांकन पर उम्मीदवार और निर्धारित प्रस्तावक को साइन करना होता है। यदि उम्मीदवार पढ़ा लिखा न हो तो आरओ या कोई भारत चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी ही अंगूठा लगवा सकता है, लेकिन उसका रैंक एसडीओ रैंक के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो साइन नहीं कर सकते। तो उनका जो अंगूठा जो लगाया जाता है फॉर्म पे, वो सिर्फ आरओ या एसडीओ रैंक के ऊपर के जो अधिकारी है या एसडीओ है, सिर्फ वही उस पर अंगूठा लगवा सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं लगवा सकता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र के लिए उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र देना होता है जिसमें अपना जाति, जनजाति के बारे में बताना होता है। अनुसूचित जाति या जनजाति का वर्तमान सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे जो चुनावी क्षेत्र होते हैं वह अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। तो यदि वहां से कोई उम्मीदवार अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या जनजाति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि कोई सरकारी अधिकारी जिसे हाल ही में निकाला गया हो, काम से भ्रष्टाचार या देश के प्रति गद्दारी के कारण वह नामांकन नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यदि उसे भ्रष्टाचार या देश के प्रति गद्दारी के कारण उसे काम से निकाल दिया गया है, उसके बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह चुनाव का नामांकन नहीं कर सकता है। शपथ पत्र से जुड़ी कुछ जानकारी। शपथ पत्र के सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो शपथ पत्र का जो फॉर्म रहता है उसमें सभी आपको फॉर्म का जितना भी कॉलम है उसको भरना पड़ेगा। एक भी कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यदि कोई कॉलम खाली रहता है तो नोटिस जारी किया जाता है फिर से शपथ पत्र भरने के लिए। दोस्तों, यदि कोई उम्मीदवार है वो शपथ पत्र अपना भरता है, यदि कोई उसे गलती से भी यदि कोई फॉर्म खाली छूट जाता है तो उसे फिर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। जमानत राशि नामांकन दस्तावेज जमा करने से पहले या उस दौरान जमा की जा सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन करवाना चाहता है तो जो जमानत राशि जो होता है वह नामांकन से पहले या जब वो नामांकन करवाने जाता है उस समय वह जमा कर सकता है। लोकसभा के नामांकन के लिए 25,000 और विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 जमानत राशि लगता है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आम निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी आधी जमानत राशि लगती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या जनजाति से है या आम निर्वाचन क्षेत्र से है तो उसका जो जमानत राशि होगा वह आधा लगेगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए या आम निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी आधी जमानत राशि लगती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति से है या जनजाति से है या आम निर्वाचन क्षेत्र से है तो उसका जो जमानत राशि होगा वह आधा होगा। जमानत राशि आरओ या एआरओ के सामने नगद जमा कराई जाती है। दोस्तों, यदि कोई उम्मीदवार जमानत राशि जो जमा करता है तो उसे आरओ या एआरओ के सामने जमा करना होता है। किसी चुनाव में कोई उम्मीदवार 2 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो एक बार में वो सिर्फ 2 ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। वह 3 या 4 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है। सिर्फ या तो वह एक जगह से लड़ सकता है या 2 जगह से लड़ सकता है। नामांकन के समय ध्यान देने वाली बातें। चुनाव क्षेत्र का नाम। इसका मतलब है कि जो उम्मीदवार है वह किस चुनाव क्षेत्र से लड़ रहा है। उम्मीदवार का नाम, यानी उम्मीदवार का नाम क्या है। नामांकन दस्तावेज दाखिल करने का तारीख और समय। यदि कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है तो कितने तारीख को और कितने समय में, यानी कितना बजकर कितना मिनट में दाखिल कर रहा है, वह भी उसे मेंशन करना होता है। नामांकन दस्तावेज की क्रम संख्या।
दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो उम्मीदवार है उसका नामांकन संख्या कितना है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को फॉर्म ए और बी भरना होता है। दोस्तों इसका मतलब है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको मान्यता प्राप्त है वो फॉर्म ए और बी भरेंगे। जाति प्रमाण पत्र की प्रति कॉपी, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जमानत राशि जमा कराई गई है कि नहीं, यदि जो उम्मीदवार है वो अपना जमानत राशि लोकसभा या विधानसभा के लिए जो जमानत राशि जो होता है वह जमा कराया है या नहीं कराया है, इसे भी देखना होता है। शपथ लेने की अभिपुष्टि का काम हुआ है या नहीं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो उम्मीदवार है वह शपथ पत्र लिया है कि नहीं लिया है। 127 ए नियम, दोस्तों यह नियम सिर्फ आरओ के लिए होता है, उम्मीदवार के लिए नहीं होता है। नामांकन दाखिले की पूरी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब कोई उम्मीदवार नामांकन करने के लिए आता है तो उसका पूरा वीडियोग्राफी होना चाहिए। नामांकन के अंतिम घंटे की बिना एडिट की गई वीडियो को संभाल कर रखना आवश्यक है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो नामांकन तिथि का आखिरी दिन होगा उसका बिना एडिट की गई वीडियो को संभाल कर रखना आरओ का काम है, क्योंकि हो सकता है कोई उम्मीदवार आए और बोले से हम 3 बजे से पहले ही आए थे और मेरा नामांकन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से समस्या से बचने के लिए आरओ का यह काम होता है कि वह बिना एडिट किया गया वीडियो यानी वीडियो रिकॉर्डिंग करे और उसे बिना एडिट किया गया वीडियो ही संभाल कर रखे ताकि सबूत के रूप में उसका वह यूज कर सकता है। आरओ को सभी कागजात को संभाल कर रखना चाहिए, कागज खोना नहीं चाहिए। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो चुनाव से संबंधित जितना भी जो कागजात है उन सभी को संभाल कर रखना आरओ का काम है। नामांकन दाखिल की अवधि के समय आरओ या एआरओ को निर्धारित स्थान पर रहना अनिवार्य है। दोस्तों इसका मतलब है कि जो एक स्थान होता है वह चयन किया जाता है, से यहीं पे नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। तो आरओ या एआरओ का काम है कि जो निर्धारित समय है और निर्धारित स्थान है उस स्थान पर आरओ या एआरओ दोनों में से एक रहे। चुनाव के लिए योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, किसी क्षेत्र का उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए से हाँ हम इस जगह से है। मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसका मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं वो पागल हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति को अयोग्य माना जाता है यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के पद पर काम कर रहा हो। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए काम कर रहा हो वह व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यदि उसका मानसिक स्थिति ठीक ना हो, दोस्तों इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वह व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यदि वह दिवालिया हो गया हो, दिवालिया हुआ व्यक्ति भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। यदि वह भारत का नागरिक ना हो, यानी दूसरे देश का व्यक्ति भी भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि उसका किसी दूसरे देश से स्थापित संबंध हो। सेक्शन 8A, उसका आचरण भ्रष्ट रहा हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका आचरण भ्रष्ट हो या अधिकारी ऐसा हो जिसका आचरण भ्रष्ट हो, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। सेक्शन 9, भ्रष्टाचार या देश के प्रति गद्दारी के लिए सरकारी नौकरी से निकाला गया हो। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति देश के प्रति गद्दारी या भ्रष्टाचार को लेकर नौकरी से निकाला गया हो वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरओ नामांकन रद्द कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य हो तो आरओ नामांकन रद्द कर सकता है। उसके लिए आरओ को उम्मीदवार को नोटिस भेजता है कि उसका नामांकन किस वजह से रद्द हुआ है। दोस्तों इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति या उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरओ उसका नामांकन को रद्द कर सकता है, लेकिन रद्द करने से पहले आरओ क्या करेगा, उम्मीदवार को एक नोटिस भेजेगा से आपका जो फॉर्म है, जो आपका नामांकन है इस वजह से रद्द कर दिया गया है। फॉर्म 4 में नामांकन होने के बाद आरओ उम्मीदवार का सूची तैयार करता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब नामांकन का आखिरी तिथि खत्म हो जाता है उसके बाद में आरओ फॉर्म 4 में उम्मीदवार का एक सूची तैयार करता है। कोई उम्मीदवार चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है, लेकिन उसे फॉर्म 5 भरकर 3 बजे से पहले खुद जाकर या प्रस्तावक को भेजकर फॉर्म जमा करना होगा, अंतिम तिथि से पहले और सूची तैयार होने से पहले। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन कर लेता है और वह बाद में चाहता है कि नहीं हम चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहते तो वह अपना नाम वापस ले सकता है, लेकिन उसे फॉर्म 5 भरकर 3 बजे से पहले या जो नामांकन का जो आखिरी तिथि है या सूची तैयार होने से जितने भी उम्मीदवार उनका जो सूची तैयार होता है
उन सूची को तैयार होने से पहले जाके फॉर्म 5 जमा करना होगा। उसके बाद में वह व्यक्ति अपना नाम वापस ले सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ जानने योग्य बातें होते हैं, जैसे किस स्थिति में या किस आधार पर आरओ नामांकन का जो पर्चा होता है उसे रद्द कर सकता है। वह जांच वाले दिन चुनाव के योग्य नहीं है या अयोग्य हो जाता है। दोस्तों, जब नामांकन खत्म हो जाता है उसके बाद में आरओ अच्छा से एक बार जांच करता है कि किसी भी प्रकार के किसी फॉर्म में त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी फॉर्म में त्रुटि होता है और यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो उसे उसका फॉर्म रद्द कर सकता है आरओ। उम्मीदवार नामांकन पर्चे पर दस्तखत नहीं करता या उसके पास निर्धारित संख्या में प्रस्तावक नहीं होता है। दोस्तों, यदि कोई उम्मीदवार फॉर्म पे साइन करना भूल जाता है या उसके पास निर्धारित संख्या में प्रस्तावक नहीं होगा, उस स्थिति में भी उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाता है। जमानत राशि जमा नहीं की जाती। यदि कोई उम्मीदवार अपने जमानत राशि नहीं जमा करता है तो उसका फॉर्म रद्द हो जाएगा। फॉर्म 26 में शपथ पत्र जमा नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति अपना शपथ पत्र जमा नहीं करता है तो उस स्थिति में भी उसका फॉर्म रद्द हो जाएगा। नामांकन पर्चे को निर्धारित तारीख और समय तक दाखिल नहीं किया जाता। यदि कोई उम्मीदवार यदि नामांकन करवाना चाहता है तो निर्धारित तारीख और समय तक यदि वो अपना फॉर्म नहीं भरता है और उसके बाद में भी आता है तो उसका जो नामांकन होगा वह रद्द हो जाएगा। नामांकन पर्चे आरओ या अधिकृत एआरओ के पास दाखिल नहीं किए जाते। यदि कोई व्यक्ति यदि आरओ या एआरओ के सामने अपना नामांकन का जो पर्चा है या जो उसका फॉर्म है वह सबमिट नहीं करता, उस स्थिति में भी उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।